सामने ख़वातीन और हज़रात चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में आज हम देखते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट किस्म की खबरें हमारे पास आ रही हैं। अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर जंगें चल रही हैं, कहीं पर इकोनॉमिक कोलैप्स पोटेंशियली आने के खदशात हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल हों या इकोनॉमिक्स के अंदर हों। और अगर एक आम इंसान सोचता है कि यार आने वाले वक्त में 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, और वो सिर्फ पाकिस्तान में होने वाली चीज़ों को देख रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी गंभीर है और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। लेकिन अगर आपने अपने फ्यूचर को समझना है, आपने देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो होने वाली खबरें हैं, खासकर 2020s के अंदर जो होगा वो अगले 50 साल के हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। इन अ लॉट ऑफ वेज हम एक ऐसे मोमेंट में खड़े हैं हिस्ट्री में जहां पर हमारे पास डिसीजंस होंगे, डिफरेंट पाथवेज होंगे और दोनों पाथवेज एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स पहले ऐसे बहुत दफा हुआ है, जैसे कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जो जंग थी, सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिका, उसके अंदर कम्युनिज्म का निजाम बिल्कुल ही डिफरेंट था, कैपिटलिज्म का निजाम बिल्कुल ही फर्क था। और अगर कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के ऊपर जीत जाता या उससे पहले वर्ल्ड वॉर्स जब हुई, तो अगर जर्मनी की साइड या जापान की साइड जो है वो दूसरी साइड को हरा देती, तो शायद आज हमारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती। और अगर हम अपने आप को देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर की वजह से एसेंशियली ब्रिटिश एम्पायर इतना वीकन हुआ था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आज़ादी मिली, इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट मुल्क बन के इमर्ज किए। इसी तरीके से जब अमेरिका और रशिया की जंग हो रही थी, खासकर अफगानिस्तान के अंदर जो लास्ट फाइनल बैटल ग्राउंड था, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमने देखा बहुत मेजर चेंजेस आई, चाहे वो सोशली हो कि हमारे यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस जिस तरीके से इमर्ज की और बढ़ी, या वो सिक्योरिटी खदशात हों जैसा कि टेररिज्म उसके बाद हुआ, या कराची के अंदर जो क्लैश एंड कोफ कल्चर था उसके डायरेक्ट लिंकेजेस अफगान वॉर के साथ हैं। और इस तरह की बहुत सारी चेंजेस जो कि इन मेजर जियो पोलिटिकल इवेंट्स की वजह से पाकिस्तान में आई और हमारे डीएनए में बस गई। और आज जो हम बहुत कुछ फेस कर रहे हैं उसमें लार्जली गैर मुल्की ताकतों का हाथ है। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि वो कोई साजिश थी या वो कोई इस किस्म की कोई अजीब गरीब चीज़ थी, बट लार्जली दुनिया ऐसे ही चलती है। हम एक मेजर ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं जहां पर हर कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट भी है और एक दूसरे से उसको अफेक्ट भी होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैं देखता हूं कि हमारे लोग जो हैं वो इनवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा देखते हैं या सोचते हैं, अगर वो आउटवर्ड देखते हैं या सोचते हैं तो वो बड़े बड़े बस जेनेरिक किस्म के ओपिनियंस रखते हैं। वो बस हर चीज़ को साजिश बना देते हैं। वो बस ये कहते हैं कि यार एक आइडियलिस्टिक किस्म का मैं स्टांस ले लूँ, मुस्लिम उम्मा के साथ हमें ये करना चाहिए है, वेस्ट के साथ हमें ये करना चाहिए, इंडिया के साथ हमें ये करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा नुआंस होता है, बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा होता है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसकी एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इम्प्लिकेशन होती है, और उस नतीजे में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तब पहुँच सकते हैं जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्ज़ैक्टली आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को मैं ये बात करता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बार-बार लोग आके बोलते हैं कि मुज़म्मिल भाई आप बताएँ आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। देखिए जनरली तो मैं आपको कोई एक हैक नहीं बता सकता कि ये किताब पढ़ लें या ये चीज़ पढ़ लें, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं डेली आके आपको 3-4 जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो खबरें हैं, क्योंकि बहुत नॉइज़ी एनवायरनमेंट है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, आपको ये भी नहीं आइडेंटिफ़ाई होगा कि यार किस चीज़ को मुझे पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर चीज़ पढ़ना शुरू हो गए, हर चीज़ एक्नॉलेज करना शुरू हो गए, तो वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है और वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी इंड्यूसिंग है। और काफ़ी दफ़ा अगर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि ये न्यूज़ पीस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही आपको समझ नहीं आती। तो इस चैनल के ऊपर मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूं जिसमें डेली आके मैं आपको 3-4 ऐसी मेजर खबरें बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना ज़रूरी है। पर्सनली जिस तरह आज की जो खबरें हैं, मैंने खुद यूट्यूब पे जाके पाकिस्तान के चैनल्स को देखा और किसी ने भी ऐसा जो उसको कवर नहीं किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है और उस वैक्यूम को मिलकर एज अ कम्युनिटी हम फुलफिल करें। अगेन ये वो खबरें हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, मैं भी एक इंसान हूँ। तो अगर इन खबरों का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें कोई चीज़ मिस हो या कोई खबरें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि मुझे कवर करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। सबसे पहले तो सीरिया के अंदर होने वाली सिविल वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से इमर्ज की है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 2011 में जो अरब स्प्रिंग की प्रोटेस्ट्स हुई थी, जो कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर हुई थी, जहाँ पे इजिप्ट में भी प्रोटेस्ट्स हुई, टूनीजिया में भी प्रोटेस्ट्स हुई और भी बहुत सारे इलाकों में हुई। उन्हीं में सीरिया, जहाँ पर बशार अल असाद जो कि एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चला रहे थे सीरिया के अंदर, इससे पहले उनके वालिद साहब बहुत अरसे से रूल कर रहे थे, उसके बाद फिर ये पिछले काफ़ी सालों से रूल कर रहे थे। उनके खिलाफ मार्च 2011 में प्रोटेस्ट शुरू हुई क्योंकि दर्रा के इलाके में कुछ टीनेजर्स को अरेस्ट करके टॉर्चर किया गया। उसके खिलाफ
इनिशियली ये प्रोटेस्ट शुरू हुई और चूंकि गवर्नमेंट ने बड़े डंडे के जोर से रिस्पॉन्ड किया तो लोगों को बहुत गुस्सा आया और चूंकि एक माहौल बना हुआ था रेवोल्यूशन का तो बहुत जल्दी से ये प्रोटेस्ट पूरे सीरिया के अंदर फैल गई और ये सिर्फ और सिर्फ उन टीनेजर्स को इंसाफ दिलाने के बजाय इनकी डिमांड हो गई कि बशार अल असाद जो हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ें और सीरिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक निज़ाम आ जाए। अब ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चल रही थी, लार्जली पीसफुल थी। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्रैकडाउन कर रही थी बट ये जनरल प्रोटेस्ट थी। लोग जो है वो पॉलिटिकल जो लोग थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम की खातिर करप्शन के खिलाफ जो है वो आके इकट्ठे होके प्रोटेस्ट कर रहे थे अंटिल 2012 ऑलमोस्ट एक साल बाद जब ये प्रोटेस्ट जो हैं वो पीसफुल के बजाय एक सिविल वॉर की शक्ल ले लेती हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स इमर्ज करना शुरू हो जाते हैं जो कि बंदूक थामे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रॉपर वायलेंट लड़ाई की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फ्री सीरियन आर्मी नाम की एक फोर्स जो है वो इमर्ज होती है जो कि लार्जली जो इनिशियल सीरियन आर्मी थी उसी के डिफेक्टेड सोल्जर्स थे जो कि उस रिजीम के खिलाफ थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स इमर्ज कर जाते हैं। इसमें सेक्युलर किस्म के कुर्द ग्रुप भी हैं, इसमें इस्लामिस्ट किस्म के अल नुसरा फ्रंट टाइप के ऐसे ग्रुप्स हैं जो अलकायदा से लिंक्ड हैं। और फिर आने वाले वक्त के अंदर हम देखते हैं कि आइसिस का जेनेसिस होता है जो कि हमने सुना भी सिर्फ सीरिया में नहीं, इराक में और बहुत सारे इलाकों के अंदर इस्लामिक स्टेट का राइज होता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो सीरिया में शुरू होता है वो बहुत रैपिडली पूरे रीजन में फैल जाता है। अब जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया हमने देखा कि डिफरेंट इंटरनेशनल पावर्स इसमें इन्वॉल्व होती गई। जो सीरियन गवर्नमेंट थी, असाद की गवर्नमेंट थी, वो एक शिया लेड गवर्नमेंट थी और उसकी वजह से उसका एक कॉन्फ्लिक्ट था विद द अदर पावर्स इन द रीजन। बहुत सारी जो अरब स्टेट्स थी वो इस सीरियन रिजीम के खिलाफ थी। मीनवाइल जो ईरान की रिजीम थी वो सीरियन गवर्नमेंट के साथ थी। अच्छा, इस टाइम के अंदर मोस्टली जो दुनिया भर में लोग देख रहे थे वो रशिया को एज सच इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट 1991 के जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद रशिया खामोशी से पीछे बैठा हुआ था, कोई इतनी मेन लाइमलाइट में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उनके वेस्ट के साथ काफ़ी अच्छे हालात थे, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे और वो आहिस्ता आहिस्ता कैपिटलिस्ट भी हो चुका हुआ था। जो एक हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था वो हमें ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा था अप अंटिल द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट। जाहिर है अंडर द टेबल बहुत सारे और एरियाज और रीजन्स के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज कर रहे थे, लेकिन सीरिया में ये बड़ा क्लियरली सामने उभरता हुआ हमें नजर आया जहां पर रशिया और ईरान ने दोनों ने मिलकर सीरियन रिजीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिसमें ईरान के डिफरेंट मिलिशियाज थे, ईरान लिंक्ड डिफरेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने सीरियन गवर्नमेंट के साथ, सीरियन आर्मी के साथ मिलकर जो ये डिफरेंट रेबल ग्रुप्स थे या टेररिस्ट ग्रुप्स थे इनके खिलाफ मुकाबला किया। और रशियन फोर्सेस तो काफ़ी हद तक डायरेक्टली इन्वॉल्व रहीं। रशिया ने अपने जहाज़ यूज़ करके एयर स्ट्राइक्स भी की, उनकी फ़ौज भी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करती रही। और उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जैसे पहले हिस्टोरिकली यूएस जहाँ जहाँ गया है, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, लिबिया के अंदर, तो वहाँ पे रिजीम फॉल हुई है, लेकिन सीरिया ने एक्चुअली सस्टेन किया। इवन दो बहुत मेजर लैंड्स जो सीरिया के थे वो रेबल कंट्रोल थे या वो यूएस लेड कोalition कंट्रोल थे, लेकिन स्टिल जो मेन सीरिया था, जो डमास्कस था जो कि एक हिस्टोरिकल बड़ा सिग्निफिकेंट कैपिटल है, इसके अलावा अलेप्पो जो कि एक बहुत मेजर शहर था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई, बिल्कुल कराची जैसा एक बहुत बड़ा शहर था, वो सीरियन गवर्नमेंट ने इवेंचुअली फिर से कंट्रोल कर लिया। और ओवर टाइम हमने देखा ये कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता आहिस्ता सिमर डाउन होना शुरू हो गया। जो ओवरऑल इंटरनेशनल ताकतें थी उनका फोकस सीरिया से हटके यूक्रेन की तरफ चला गया। अगेन इसको जब आप कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन नजर आता है यूएस और रशिया के दरमियान, जहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थी जो कि बेसिकली सीरिया बैटल ग्राउंड था, बट बेसिकली रशिया अपनी पावर एग्जर्ट कर रहा था और अमेरिका अपनी पावर एग्जर्ट कर रहा था। और बहुत सारे दरमियान में जो ग्रुप्स थे जो कि आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, जो कि हम आम लोग जो हैं वो आइडियोलॉजी डिस्कस करते रहते हैं कि नहीं यार इस्लामिक टेररिज्म कोई चीज़ होती है, नहीं नहीं यार ये नहीं होती, ये वेस्ट का एजेंडा है, ये है वो है। एक्चुअल में सारा का सारा जियो पोलिटिकल था, सारा का सारा ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट था, बट उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से मूव करके यूक्रेन की तरफ चला गया क्योंकि अमेरिका जो है वो इफेक्टिवली रशिया को पुश कर रहा था, उसको इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा था। तो रशिया ने डायरेक्ट जाके 2022 में यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया और उसके ऊपर पूरी वेस्टर्न अलायंस ने बहुत ज़्यादा यूक्रेन को सपोर्ट भी किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा दें और इफेक्टिवली रशिया की पावर सारी ब्रेक हो जाए। रिसेंटली इसके अंदर बड़ा क्लियरली अब नजर आना शुरू हो गया हुआ है कि रशिया यूक्रेन में जीत जाएगा और एक मेजर टेरिटरी यूक्रेन की रशिया अपने पास रख लेगा वंस जो पीस टॉक स्टार्ट होंगी। तो जहां पर आपको यूक्रेन में डिफीट होती हुई नजर आ रही है, वहां पर एक नया कॉन्फ्लिक्ट फिर से रीइमर्ज होता हुआ नजर आता है जो कि सीरिया के अंदर आप देख रहे हैं, जहां पर आपको ये जो रेबल्स जो अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें बड़ी फैसिनेटिंग चीजें हैं कुछ।
पहला तो ये है कि ये जो रेबल्स हैं, हयात तहरीर अल-शम्स, ये रीब्रांडेड रेबल्स हैं। अल-नुसरा फ्रंट जो ओरिजिनल था, जो कि अल-कायदा से लिंक्ड था, जिसके खिलाफ अमेरिकन सीरिया में आए थे, टेररिज्म के खिलाफ, इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ। आज अमेरिकन्स उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियरली ये मेंशन हो रहा है कि जी यूएस एंड टर्की बैक्ड ये रेबल्स हैं जो कि अब सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर आप 2 मिनट के लिए सोचते हैं, आप सोचते हैं कि यार आईसिस था, इस्लामिक टेररिज्म था, ये अमेरिकन्स तो उसके खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ये अब इन लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? कैसे इनका मॉरल हाई ग्राउंड अब कहाँ गया कि अब डायरेक्टली जिन लोगों को इन्होंने वर्स्ट टेररिस्ट्स ऑन अर्थ डिक्लेयर किया था, आज वही टेररिस्ट्स अब रेबल्स बन गए हैं अगेंस्ट द ब्रूटल रिजीम ऑफ बशार अल असाद। अब यहाँ पर मैं कोई मॉरल स्टांस नहीं ले रहा कि बशार अल असाद की जो गवर्नमेंट है वो ब्रूटल है कि नहीं है, अथॉरिटेरियन है कि नहीं है। लेकिन अगेन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपने चीज़ों को देखना है तो ब्लैक एंड वाइट नहीं देखना, मॉरल स्टैंडिंग के साथ नहीं देखना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। नॉनदलेस इस वक्त हालात ये हैं कि सिविल वॉर वापस शुरू हो चुकी है, रेबल्स ने अलेप्पो को ले लिया हुआ है। इसके बाद ये आगे गए, हमा का एक शहर है जिसको ये टेक ओवर करना चाह रहे थे। बहुत तेज़ी से ये जो ऑफेंसिव है ये इमर्ज किया, लेकिन फिर जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उन्होंने कंसोलिडेट किया। रशिया ने फिर से सपोर्ट करना शुरू किया है, ईरान ने फिर से सपोर्ट करना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है बैकड्रॉप में सिर्फ यूक्रेन रशिया की वॉर नहीं है, यहाँ पर इजराइल पैलेस्टाइन की वॉर, लेबनान की वॉर वो भी बैकड्रॉप में है और कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव है इस वॉर का। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सीरिया, जिसकी वजह से अब खदशा है कि खुदा ना खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट अब मजीद बढ़ सकता है और एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम जा सकते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की अब बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मल्टीपल डिफरेंट जगहों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। नॉनदलेस यहाँ पर ये हो ही रहा था तो इसी हफ्ते में जॉर्जिया, जो कि एक मुल्क है ईस्टर्न यूरोप के अंदर, पहले ये एक सोवियत स्टेट थी और उनकी आज़ादी के बाद से ये जनरली सोवियत अलाइंड रहे हैं या रशियन अलाइंड रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में इनकी एक तहरीक चल रही थी कि इन्होंने यूरोपियन यूनियन में घुसना है, लेकिन यूरोपियन यूनियन फालतू किस्म की पखें लड़ा रही थी। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि रशिया और अमेरिका और रशिया वर्सेस द वेस्ट के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये छोटी छोटी चूंटियां जो हैं ये हाथियों की लड़ाई के दरमियान में फॉडर बन के सामने इमर्ज कर रही हैं। तो जॉर्जिया, जो कि 3 मिलियन लोगों की स्टेट है, वहां पर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ एक नई पार्टी, जॉर्जियन ड्रीम पार्टी, जो कि प्रो रशियन है, वो पावर में आई रिसेंटली। और जैसे ही वो पावर में आई तो सडनली वहाँ पे खप मच गई, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई कि जी इन्होंने 2 नंबरी की है, ये रिगिंग के थ्रू पावर में आए हैं, वगैरह वगैरह। और डिफरेंट प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस चली रही थी अप अंटिल रिसेंटली, जब उनकी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जी हम ईयू को अगले 4 साल तक ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने एक पॉज लगा दिया और यहाँ पर एक बड़ा धचका था, क्योंकि ऑफिशियली दिस वाज देयर वे ऑफ गेटिंग जॉर्जिया आउट ऑफ द वेस्टर्न कैंप एंड टूवर्ड्स द रशियन कैंप। और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होना शुरू हो गए हैं। जाहिर है जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रही हैं वहाँ वहाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, डंडे से रिस्पॉन्ड कर रही है। और अगर ईयू और वेस्ट का इंटरेस्ट प्रोटेस्टर्स के साथ होता है तो सडनली उनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि देखो जी कितना ज़्यादती हो रही है, कितनी ब्रूटल ट्रीटमेंट हो रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश में देखें, अगर आप पाकिस्तान में देखें, तो बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हुई, जॉर्जिया में भी प्रोटेस्ट हो रही हैं। वेस्ट अमेरिका ओवरऑल बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा कह रहा है कि हम इन गवर्नमेंट्स को नहीं मानते, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है। लेकिन उसी के बरक्स अगर सिमिलर आवाज़ पाकिस्तान से आ रही है, अगेन हो सकता है आप पॉलिटिक्स में एक पार्टी के साथ हो या दूसरी पार्टी के साथ हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि प्रोटेस्ट्स भी पाकिस्तान में हो रही हैं। आवाज़ें तो यही आ रही हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी है, आवाज़ें तो यही आ रही हैं कि रिगिंग भी हुई है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल खामोश है। तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि किस तरीके से ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनका कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं होता, ये डिफरेंट नैरेटिव्स को इस्तेमाल करती हैं अपने पर्पसेस के लिए। नॉनदलेस जॉर्जिया अब एक और ऐसी जगह इमर्ज कर रही है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। फॉर्चुनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट अभी वायलेंट नहीं हुआ, वहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हुए, लेकिन रिजीम चेंज, जिसको हम कलर रेवोल्यूशन कहते हैं, उसकी तरफ वो पोटेंशली जा रहा है। कौन जीतता है वो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। अच्छा, अब ये सब चल ही रहा था तो खबर आई कि जी साउथ कोरिया, जो कि एक बड़ी स्टेबल कंट्री कंसिडर होती है, बहुत एक मेजर अमेरिकन एलाय है, पिछले 40 सालों के अंदर इनके अंदर डेमोक्रेसी रही है, बहुत रैपिडली इन लोगों ने ग्रो किया है। पाकिस्तान और साउथ कोरिया 2 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि अमेरिका ने साथ ही इनके साथ दोस्ती यारी की थी।
60s के अंदर। और चूंकि साउथ कोरिया ने कम्युनिज्म को रिजेक्ट किया था, नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिज्म को अपना लिया था, तो साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिकन का पाया जाता है। वहाँ पर एक ठीक ठाक बड़ी अमेरिकन बेस भी एग्जिस्ट करती है, अमेरिकन सोल्जर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और वहाँ पर कल रात को हमें ये पता लगा कि जी मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया है। अब साउथ कोरिया की हिस्ट्री में मार्शल लॉ की एक बड़ी वसी हिस्ट्री है, कोई तकरीबन 8-10 दफ़ा वहाँ मार्शल लॉ लग चुका है। इनफैक्ट उनके प्रेसिडेंट्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ा सिमिलर पाकिस्तान जैसा प्रॉब्लम नजर आता है, जहां पर पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा ही नहीं किया। नॉनदलेस वहां पे उनके प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर लेते हैं। डिफरेंस यहां पर ये है, एक मिडिल इनकम या एक डेवलप्ड इकोनॉमी वर्सेस एन इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान, एक कंट्री लाइक पाकिस्तान कि साउथ कोरिया में हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मार्शल लॉ लग चुके हैं, लेकिन पिछले 40 साल के अंदर सोसाइटी इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी हुई है। तो जैसे ही मार्शल लॉ लगा और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस पार्लियामेंट की तरफ आ रही थी, वहां पर पार्लियामेंटेरियंस वन वे और द अदर पार्लियामेंट में घुस के उन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि जी हम इस मार्शल लॉ को खत्म करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और वैसे अगर प्योरली लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखा जाता तो यहां पर प्रेसिडेंट साहब के पास कोई ऑप्शन थी, क्योंकि मार्शल लॉ जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी हुई थी और पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी हुई थी। लेकिन चूंकि इतना ओवरवेलमिंग पब्लिक का रिस्पॉन्स था, पब्लिक स्ट्रीट्स में थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, पार्लियामेंट ने आके रेजोल्यूशन पास कर दी हुई थी मार्शल लॉ के खिलाफ, तो विद इन 12 आवर्स प्रेसिडेंट वाज फोर्स्ड टू टेक द मार्शल लॉ बैक। वहां पर इस वक्त मार्शल लॉ कैंसिल हो चुका हुआ है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि एक ऐसा रीजन जो कि रिलेटिवली स्टेबल था, जहां पर हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस किस्म की चीजें पोटेंशियली होंगी, एक पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज करेगा, वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज करता हुआ जो हमें नजर आया है वो हमें आगे की एक शक्ल दिखाता है। क्योंकि हमें पता है कि जहां पर यूएस और रशिया का एक ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है वेस्ट के अंदर, वहां पर यूएस और चाइना का एक ईस्ट में ग्रेट पावर कंपटीशन इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंशन है। बहुत डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं किसी दिन ज़रूर बात करूंगा। साथ ही ताइवान की लेजिटिमेसी का एक क्राइसिस है, जिसके ऊपर चाइना और यूएस आपस में पॉलिटिकली लड़ते रहते हैं। और ताइवान और साउथ कोरिया पर्टिकुलरली यूएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया, मॉडर्न दुनिया जो है, जहां पर पिछले 100 साल के अंदर जिसने तेल के ऊपर कंट्रोल रखा अपना, वो पावरफुल बना, तो आने वाले 100 साल के अंदर जिसने टेक्नोलॉजी या चिप्स, जो कि हर टेक्नोलॉजी के अंदर जाती हैं, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, उसके अंदर जो माइक्रोचिप लगती है, जिसने उसको कंट्रोल कर लिया, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री इमर्ज करेगी। और मज़ेदार बात यह है कि दुनिया की मेजॉरिटी जो चिप्स बनती हैं वो ताइवान और साउथ कोरिया में बनती हैं। और ये ज़ाहिर है बड़ी एक खौफनाक बात है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर चाइना थोड़ा सा एक्सपैंड करता है और वो ताइवान को टेक ओवर कर लेता है और साउथ कोरिया को टेक ओवर कर लेता है, तो वो अफेक्टिवली मोनोपोलाइज कर लेगा पूरी की पूरी चिप इंडस्ट्री के ऊपर। चूंकि हमें पता है कि आने वाली इकोनॉमी, आने वाली इंडस्ट्री, आने वाला पूरा फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। और अगर चाइना टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करके उसके ऊपर बैन लगा देता है कि जी हम अमेरिकन को टेक्नोलॉजी देंगे ही नहीं, तो उनका बाय डिजाइन एक बहुत बड़ा अपर हैंड हो जाएगा। और यही चीज हम हिस्टोरिकली देखते रहे हैं, जहां पर चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर के अंदर यूएस कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि चाइना जो टेक्नोलॉजी में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है उसको किसी तरह से रोका जाए। उनके 5G को बैन करना, उनके हवावी के ऊपर सैंक्शंस लगाना, उनको बहुत सारी चिप्स का एक्सेस बंद करना, वो हिस्टोरिकली हमने देखा था कि यूएस चाइना के खिलाफ कर रहा था। लेकिन कल ही की तारीख में हमने चाइना से एक काउंटर वार देखी, जब चाइना ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और इस तरह के की कंपोनेंट्स और मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स टू द यूएस कल ऑफिशियली बैन कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन चाइना मेजॉरिटी प्रोड्यूस करता है। अप टू 90% ऑफ दीज मिनरल्स चाइना प्रोसेस करता है, चाइना प्रोड्यूस करता है। और चाइना ने उसका बैन लगा दिया है कि अमेरिका और अमेरिका लिंक्ड कंपनीज को ये मिनरल्स नहीं एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, जो कि पोटेंशियली आने वाले वक्त के अंदर, जो कि एक मेजर इकोनॉमिक वॉरफेयर या डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर हमें जा सकता है। अगेन, यूक्रेन रशिया जब आया तो लोगों ने कहा यार ये कैसे हो गया, ये मॉडर्न डे के अंदर यूरोप में कैसे जंग शुरू हो गई। लेकिन यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट पिछले 10 साल से बन रहा था, जब अमेरिका ने वहाँ पर रिजीम चेंज की। अमेरिका कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को जो है वो नेटो में लाने की कोशिश कर रहा था, उसका बहुत एक बैकड्रॉप था। और जहाँ पर यूक्रेन रशिया ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, जब हमने देखा कि जंग के फौरन बाद सैंक्शंस जब लगी तो आपका तेल महंगा हो गया, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, हालात ख़राब हो गए, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो बैंकरप्ट हो गई। और खासकर चूंकि यूक्रेन जो है वो गंदम बनाता है बहुत ज़्यादा दुनिया में, तो गंदम की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक फूड इन्फ्लेशन हमने देखी। तो आम आदमी गाँव के लेवल तक पूरी दुनिया में इंपैक्ट हुआ। और इसी तरह का इंपैक्ट पोटेंशियली ये चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट आने वाले वक्त के अंदर हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए लेकर आ सकता है। स्पेशली जब आप कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं कि दुनिया में मेजॉरिटी चीज़ें जो आज की तारीख में बन रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, कंज्यूम हो रही हैं, वो मेड इन चाइना होती हैं। तो अगर चाइना को रशिया की तरह सैंक्शन किया गया, उसको बंद करने की कोशिश की गई, उससे ट्रेड कटाने की कोशिश की गई, जो ट्रंप साहब आ रहे हैं और आके कह रहे हैं कि मैं चाइना के ऊपर मैसिवली टैरिफ्स लगाऊंगा,
वो बेसिकली उनका एक तरीका है कि आहिस्ता-आहिस्ता चाइना से वीन ऑफ करने का तरीका है। क्योंकि अगर आज अमेरिका चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा के बिल्कुल ही उसको कटा देता है, तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी तबाह होती है। लेकिन टैरिफ्स के थ्रू आप आहिस्ता-आहिस्ता चाइना की ट्रेड को भी कम कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नॉनदलेस हमने पिछले 2-3 सालों में अमेरिका की तरफ से तो वार होते हुए देखा चाइना की तरफ, जिसमें सैंक्शंस भी थी, टैरिफ्स भी थे, बैन्स भी थे। लेकिन चाइना की तरफ से इतना मेजर, इतना सीरियस ऐसे कंपोनेंट्स को बैन करना जो कि चिप मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो एक बड़ी सीरियस एस्केलेशन है और देखते हैं कि आने वाले वक्त में इससे क्या इंप्लीकेशंस पड़ती हैं। अब जहां पर हम चिप्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक छोटी सी खबर में एक और आपको बताता हूं कि इंडोनेशिया, जो कि दुनिया की चौथी सबसे पॉपुलेटेड नेशन है, एक राइजिंग इकोनॉमी है, हमें बहुत सुनने में आ रहा है कि देखो उन्होंने किस तरह से अपने आप को बेहतरीन कर लिया, किस तरह से ग्रो किया और कैसे रैपिडली वो डेवलप कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने आईफोन 16 बैन कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान में तो हम सुनते ही रहते हैं कि यार कभी कोई फ़ोन बैन कर दिया, कभी टैक्स लगा दिया। और जब भी इस तरह की चीज़ होती है, अगर उसका रैशनल ठीक हो, अगर उसका रैशनल इकोनॉमिक हो, तो हम हमेशा क्रिटिक करते हैं गवर्नमेंट को कि यार ये किस किस्म की दकियानूसी सोच है, ये कैसी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फ्री मार्केट है, फ्री ट्रेड है। लेकिन इंडोनेशियन गवर्नमेंट का एक रैशनल था, उन्होंने कहा कि जी आप हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपने फ़ोन बेचते रहते हैं, हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल के लेकर जाते हैं, जब तक आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आईफोन 16 नहीं खुलेगा। इंटरेस्टिंगली एप्पल ने एक्चुअली सबसे पहले आके $10 मिलियन कमिट किया कि यार हम आपकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपके जो फ़ोन्स हैं वो वहीं पर प्रोड्यूस हों, और साथ ही हम $100 मिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें ये नहीं चाहिए, आप कोई प्रॉपर अमाउंट बताएं क्योंकि आप हमसे इतने सारे पैसे ले जा चुके हैं। अच्छा, उसके ऊपर एप्पल ने फिर डबल डाउन किया, उन्होंने कहा ठीक है $10 मिलियन नहीं, हम $100 मिलियन प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्ट करेंगे। बड़ा पैसा होता है, पाकिस्तान में बड़ा अरसा हो गया इतना पैसा किसी ने आके इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन उस पे भी इंडोनेशियन गवर्नमेंट नहीं मानी और अब सुनने में यह आ रहा है कि एप्पल कमिट कर रहा है, पोटेंशियली कमिट कर रहा है $1 बिलियन in investments around production of iPhones and other technologies in Indonesia। तो यहाँ पर इंडोनेशियन गवर्नमेंट का रैशनल ये था कि यार अगर हमारे लोगों को बेचना है तो हमारे मुल्क में बनाओ, ताकि जो पाकिस्तान का हमेशा मसला हम सुनते हैं कि यार हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है, डॉलर का मसला है, वो डॉलर का मसला मिनिमाइज हो सके। तो मेरे लिए खबर बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि आने वाले वक्त में जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमने एक फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक ओपन वर्ल्ड, एक ग्लोबलाइज्ड फ्री ट्रेड वाला वर्ल्ड हमने इमेजिन किया हुआ था और आज तक देखते आए थे, वो अब रिवर्सल की तरफ जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो टैरिफ्स लगा रही हैं, वो इस तरीके से डिफरेंट कंपनीज़ को थ्रेटन कर रही हैं और वो बार-बार ये कह रही हैं कि जी हमारा माल हमारे ही बॉर्डर्स में बनाया जाए। और चूँकि पाकिस्तान में भी आने वाले वक्त के अंदर हम पोटेंशियली ये चीज़ होते हुए देखेंगे, तो इस वजह से ये खबर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए कि जब उस किस्म की सिचुएशन आए तो आपको पता हो कि यार कहीं न कहीं दुनिया में ये प्रेसिडेंस एग्ज़िस्ट करता है। अगर कोई गोरी कंपनी आ रही है और आके कह रही है कि यार ये किस्म की आप दखियानूसी बातें कर रहे हैं, तो आपके पास प्रेसिडेंस हो और उस प्रेसिडेंस को यूज़ करके आप सही चीज़ के लिए लॉबी कर सकते हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी फारिग है, हम बड़े गरीब लोग हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन वी आर स्टिल द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हमारा टॉप 3, 4, 5% भी इतनी इस्तिताअत रखता है कि वो आईफोन्स खरीद सकता है और गाड़ियाँ खरीद सकता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये पॉपुलेशन इटसेल्फ जो है वो यूरोप की बड़ी सारी कंट्रीज से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और एज अ मार्केट हम ठीक ठाक बड़ी मार्केट कंसिडर होते हैं, इवन अगर हमारी बड़ी थोड़ी पॉपुलेशन सर्विस हो रही होती है। तो हम पता नहीं क्यों अपने आप को हल्का लेते हैं, हम जो है वो थोड़ा सा एकदम से जो है ना एक पोस्ट कॉलोनियल, एक लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस के अंदर आकर के कहते हैं कि नहीं यार वो गोरा ठीक कह रहा है, हम ही बेवकूफ़ हैं। ठीक है, हम में बहुत बेवकूफ़ी है, मैं मानता हूँ। और जहाँ पर हम चीज़ों को बैन करते हैं, आजकल जो इंटरनेट के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, वो इंतहा ज़्यादा बेवकूफ़ी है और वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आप उसके अंदर जो है ना फ़लसफ़ा जो भी देते हैं आपके, यार नहीं हालात बड़े ख़राब हैं और फेक न्यूज़ है और यू नो एक्स वाई जी, बट एवरीबडी नोज़ कि वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से है, वो ज़्यादा से नहीं चलेगा। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी आईटी इंडस्ट्री में, ओवरऑल पाकिस्तान की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसकी वजह से ज़्यादा अरसे आप उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट स्टूपिड हरकतें करती रहती है। फॉर्चुनेटली स्टूपिड हरकतें ज़्यादा अरसे सस्टेन नहीं करती क्योंकि दुनिया का एक निज़ाम है और दुनिया उस निज़ाम में हमेशा बैलेंस लेकर आती है। नॉनदलेस जाते हुए 2 अच्छी खबरें मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोशिश मेरी ज़रूर होगी कि इस सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई अच्छी खबर मैं ज़रूर दे दिया करूँ, क्योंकि हमें बैलेंस ढूंढना चाहिए। सिर्फ अच्छी खबरें नहीं देनी चाहिए, सिर्फ बुरी खबरें नहीं देनी चाहिए। दुनिया अगेन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही होती हैं। हमें एक मयाना रवि के साथ हर चीज़ को ठहराव के साथ कंज्यूम करना है, समझना है, अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है और आगे जाना है। नॉनदलेस पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स टीम्स हैव मेड पाकिस्तान प्राउड। सबसे पहले तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया है, फाइनल में बांग्लादेश को हरा के। एक वर्ल्ड कप टाइटल हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम लेकर आई है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। साथ ही हॉकी, जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स भी था, पाकिस्तान बड़ा
पावरफुल था उस गेम के अंदर, लेकिन रीसेंट टाइम्स में क्रिकेट के ऊपर सारा फोकस चला गया और हॉकी बिल्कुल ही इग्नोर हो गया। तो उसके अंदर जो जूनियर एशिया कप चल रहा है इस वक्त, उसमें पाकिस्तान ने जापान को सेमीफाइनल में हराया। जापान की हमेशा हिस्टोरिकली बड़ी ज़बरदस्त टीम आती है। जापान को सेमीफाइनल में हरा के पाकिस्तान फाइनल में चला गया है। आज रात 8 बजे फाइनल स्टार्ट होगा पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से, और फाइनल बड़ा मज़ेदार है क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। तो होप तो है कि पाकिस्तान फाइनल भी जीत जाए और जूनियर एशिया कप टाइटल भी पाकिस्तान घर लेकर आए। बट दीज वर टू गुड न्यूज़ दैट हैपेंड। यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि नया सेगमेंट आपको कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोशिश मेरी होगी कि आने वाले दिनों के अंदर इसको मैं थोड़ा सा कम करके 10 15 20 मिनट का एक क्विक सेगमेंट बनाऊँ। लेकिन मेरा पॉइंट बेसिकली यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल ग्लोबली बताया जाए कि क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, और जैसे-जैसे जो भी आप सुन रहे हैं इसके अंदर, उसके बारे में खुद भी रिसर्च करें, खुद भी पढ़ें, अपना दिमाग खोलें, अपना जो वर्ल्ड व्यू है उसको ब्रॉडन करें। बहुत ज़रूरी है अगले 10 सालों के अंदर कि आपको पता हो कि दुनिया भर में चल क्या रहा है और उसके हिसाब से आप अपने माइक्रो और मैक्रो डिसीजंस ले रहे हो। कहाँ पे आपने माइग्रेट करना है, किस तरह की जॉब्स पकड़नी है, किस तरह की जगहों पे इन्वेस्ट करना है, ये तमाम चीज़ें चेंज होंगी आने वाले कुछ सालों के अंदर, और वो आपको सिर्फ तब पता लग सकता है जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई अपने चाचू को कॉल करके एडवाइस मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, खुद ये चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर आप बेहतर अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। बट नॉनदलेस, मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी है। आप देख रहे थे आखिर चल क्या रहा है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे मिलूंगा कल वाली वीडियो में।